यूनिवर्सिटी एक इनिशिएटिव लेकर आई है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। उसमें बच्चों को मैंडेरिन सिखाया जा रहा है और मैंडेरिन जो है वो हम सब जानते हैं कि चीन की भाषा है। नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये लैंग्वेज है और इसके साथ ही जो ट्रेड डेफिसिट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में है उसको लेकर भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। सबसे पहले पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने इसको इंट्रोड्यूस करने का इनिशिएटिव लिया, तो उसके बाद ये दून यूनिवर्सिटी आई है और दून यूनिवर्सिटी में अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एचओडी शैंकी चंद्रा जी। उनसे बात करते हैं। सर, आज तक पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या इसका जेनेसिस था, जो आपने सबसे पहले जो 15 स्कूल्स पौड़ी के लिए हैं उसमें इसको इंट्रोड्यूस करने का पहला मोटिव आपका क्या है? देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की, ये काफ़ी पहले स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी और हमारे जो माननीय कुलपति जी हैं प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, ये उनका इनिशिएटिव था कि हमें अपने चीन के सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते, और क्योंकि हमारे दून विश्वविद्यालय में चीनी कार्यक्रम जो है वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में चलता है, तो उन्हीं का सुझाव था कि क्यों ना हम ये स्कूल के स्तरों पे भी हम चीनी भाषा शिक्षा को इसको प्रचार करें। तो 2023 में हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर सुरेखा जी और डीएम पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान जी का ये पायलट प्रोजेक्ट था। डाइट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत हमने 11 पीएम श्री स्कूलों को चुना, जहाँ पे हम ये चाइनीज़ लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया, जिसके थ्रू हमने इसको पहले पायलट बेसिस पे रखा, क्योंकि जब तक हमें स्टूडेंट रिस्पांस नहीं पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव है, उसी के बाद हमने इसको आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो उसका रिस्पांस हमें अच्छा मिला। उस रिस्पांस के बाद ही हमने 2024 से हमने 11वीं और भविष्य में 12वीं के जितने विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हमारे सुपरविजन में, प्रोफेसर्स के सुपरविजन में, फैकल्टी के सुपरविजन में, हम दून विश्वविद्यालय के थ्रू ऑनलाइन मीडियम पे हम उनको चाइनीज़ भाषा पढ़ाते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि किस तरह से कंट्री को और ख़ास तौर से उत्तराखंड को ये हेल्प करेगा? नेशनल इंटरेस्ट की बात करें या नेशनल सिक्योरिटी की बात करें या फिर स्ट्रेटेजिकली बात करें या फिर ट्रेड को लेकर बात करें, तो क्या आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? देखिए, इसमें मैं इस पे कहने से पहले मैं आपको डेटा देना चाहता हूँ। अमेरिका में तकरीबन स्कूल स्तर पे 2,70,000 विद्यार्थी इस समय चीनी भाषा पढ़ रहे हैं स्कूल में। साउथ कोरिया के 90,000 स्टूडेंट इस टाइम चीन में चीनी भाषा पढ़ रहे हैं। अगर भारत को छोड़ दें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है, ये हमारे एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा चाइना में चीनी भाषा पढ़ रहे हैं। तो भारत जो कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, साथ ही ब्रिक्स और एससीओ के मेंबर होने के नाते ये हमारे स्वाभाविक है कि हमारी चीनी भाषाई विशेषता की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके हिसाब से हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हमें उच्च कोटि के हमें अनुवादक या ट्रांसलेटर्स चाहिए, इंटरप्रेटर्स चाहिए, तो हमें ये स्कूल से ही पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम हम लोग जब चाइनीज़ भाषा को हम जब यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाते हैं तो हमने नोट किया है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले चाइनीज़ भाषा पढ़ी है उनको पढ़ाने में हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, बिकॉज वी हैव द 100% प्लेसमेंट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप पे बाहर जाते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारे जितने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये परम आवश्यक है कि हमारे सिर्फ पौड़ी गढ़वाल में नहीं, पूरे प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको क्या फ्यूचर लग रहा है इसमें? फैक्टर्स तो हमें समझ में आते हैं और आपने डेटा भी शेयर किया। किस तरह के इस समय चैलेंजेस भी आ रहे होंगे काफ़ी, क्योंकि इसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आपको चाहिए। तो किस तरह से अभी जो चैलेंजेस हैं वो क्या है और इसके बाद इसका फ्यूचर क्या है, किस तरह से उत्तराखंड में और स्प्रेड हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स पौड़ी गढ़वाल में पढ़ रहे हैं, ये उनका पहला एक्सपीरियंस है फॉरेन लैंग्वेज के साथ, और पहला एक्सपीरियंस है दुनिया की सबसे कठिन भाषा सीखने के साथ। तो दिक्कतें तो आ रही हैं, क्योंकि हमारे ये दुनिया की एकमात्र भाषा है जिसका लिखने और बोलने में कोई संबंध नहीं है। ये इसमें चित्रलिपि है, पिक्टोग्राफ है। तो शुरू में तो हमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं, और ऑनलाइन मोड पे पढ़ाना समटाइम इज लाइक अ पासिव लर्निंग, एक तरफा पढ़ाई भी होती है। हमें ये नहीं पता होता कि वहाँ से उनको कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इसी के तहत हमने स्टूडेंट्स को सर्दियों की छुट्टियों में 10 दिन के लिए इन सभी विभिन्न 15 स्कूलों में हमने अपने स्कॉलर्स को भेजा, जहाँ उन्होंने फिजिकली क्लासेस ली हैं और उन्होंने उनकी वहाँ प्रॉब्लम्स और क्वेरीज को सॉल्व किया है। तो मुझे जहाँ तक जो प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली
बात है कि वो कोई विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, दूसरी ये दुनिया की सबसे कठिन भाषा पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने चीनी भाषा पढ़ने के बाद उनको चीन के इतिहास, राजनीति, भूगोल और खासकर संस्कृति के बारे में जो उनकी समझ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, जो कि ज़्यादातर जगह मैंने बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भी नहीं देखा है, जितना कि हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस एंड गर्ल्स इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भाषा में निपुणता तो आई है, साथ ही उनको चीन के बारे में जो समझ है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी भी आई है। इसके साथ ये आपने कहा कि सबसे टफ लैंग्वेज है वर्ल्ड की, तो इसको सीखने के लिए क्या आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है या आपकी जो रीजनल, क्योंकि पहाड़ में रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी बोली जाती है, उसके बाद फिर हिंदी आती है, तो इसके लिए जो हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं या जो रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं अपनी, क्या वो डायरेक्टली मैंडरिन सीख सकते हैं या पहले इंग्लिश आना ज़रूरी है? देखिए, हमारी प्रॉब्लम है करिकुलम, और ज़्यादातर करिकुलम जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अन्य जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स हैं, जैसे प्रोफेसर BR दीपक हैं एंड और लोगों ने उन्होंने हिंदी में करिकुलम बनाया है, बुक्स पब्लिश करी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारे पास करिकुलम अवेलेबल है वो अभी हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। हमने दूसरी बार रिवाइज़ किया है स्कूलों के लिए, और धीरे धीरे करके हम लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू जब हम कोई भी कोर्स ख़त्म करते हैं हम उनका रिस्पॉन्स देखते हैं कि उनको कठिनाई किस में आई है। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि यदि हमारे पास अधिक टीचर होंगे और हमारे पास अधिक रिसोर्सेज होंगी तो हम ये पूरा करिकुलम जो है हिंदी में प्रस्तुत करेंगे। मेरा ये मानना है कि हम भी किसी देश की मातृभाषा ही सीख रहे हैं तो हम अपनी मातृभाषा के द्वारा ही सीख सकते हैं। समस्या यही है कि अभी हमारे पास इस पर अधिक मटेरियल नहीं है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और चीनी भाषा सीखने के लिए चाहे आप सिर्फ हिंदी में नहीं, आप तमिल या आप कोई भी आप क्षेत्रीय भाषा में भी आप चीनी भाषा सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी टफ लैंग्वेज है? और अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया कि संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आप इसको कैसे मतलब डिफ़ाइन करते हैं? दूसरा, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितनी वास्ट ये लैंग्वेज है, इसके बारे में कुछ? देखिए, अगर कोई भी हम चीनी डिक्शनरी उठा के देखते हैं तो आप देखोगे कि उसमें भी 80,000 से 90,000 के करीब जो है चीनी शब्दावली है। अब इस हिसाब से तो आदमी सोचेगा ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए या काम करने के लिए, या मैं कहूँ कि अगर हमें स्नातक, ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल तक पढ़ना है तो 2,500 से 4,500 चाइनीज़ कैरेक्टर्स हमें आना चाहिए। साथ ही आपका ध्वनियों पे, उनकी टोन्स में, क्योंकि जब टोन्स बदल जाती हैं तो भले ही शब्द एक सेम है, उसका उच्चारण सेम है, लेकिन अगर टोन्स बदल जाती है तो अर्थ भी बदल जाता है। तो इन पिक्टोग्राफ के अलावा जो उनके कैरेक्टर्स है आपको उसके साउंड और उस पर भी काम करना है, तो नो डाउट ये बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज है। लेकिन हम लोग वी आर ट्रेन फॉर दैट, हम लोग उसको सरल तरीके से पढ़ाते हैं। और जो आपने कहा है कि संस्कृत के बहुत सारे शब्द चीनी भाषा में हैं, और वो उसका कारण ये है कि 7वीं शताब्दी के दौरान भारत से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ और क्या कहते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ जब चीन गए तो उन्होंने, हमारा वसंत उत्सव और उनका वसंत उत्सव ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि उन्होंने भारतीय कैलेंडर को अपनाया। और जैसे आपने वर्ड बोलते हैं मैंडरिन, तो मैंडरिन जो शब्द है ये एक्चुअली मैंडरिन का अर्थ होता है द लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल, अधिकारियों की भाषा। मैंडरिन शब्द जो है ये मंत्रीगण शब्द से आया है चीनी भाषा में। तो मुझे लगता है कि भारत चीन के जो सांस्कृतिक संबंध है बहुत पुराने हैं, और इसका असर मैं चीनी भाषा में भी देखता हूँ, हिंदी भाषा में भी आपको कई बार जो दिखता है। चीनी जो शब्द है ये चीनी हमारे ट्रेड रिलेशन के बाद है, जब हमने उनको गुड़ बेचा करते थे तो उन्होंने हमें चीनी बेची है। तो जो क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ चीनी जो है वो चीन से है, इसीलिए हम उसको चीनी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो हमारे सांस्कृतिक जो हमारे जो संबंध है उसी के बाद से ये सब चीज़ें, शब्दों का भी आप समीकरण देख सकते हैं। आखिरी सवाल लेंगे आपसे। अभी तक 390 स्टूडेंट्स को आपने कवर किया है, कितने और स्टूडेंट्स को आप एक साल में कवर करने का विजन रख रहे हैं, और कितने स्कूल्स में कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं? ये निर्भर करता है कि जिस तरह से हमने इस कोर्स को चलाने के लिए हमने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का ये कोर्स ही बना दिया है कम्युनिटी आउटरीच के प्रोग्राम के तहत, क्योंकि NEP 2020 में हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका फोकस है स्किल एनहेंसमेंट। ये सिर्फ स्कूल लेवल पे तो स्किल एनहेंसमेंट है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्किल एनहेंसमेंट भी है। ये डिपेंड करता है कि फाइनल ईयर के कितने स्टूडेंट कैपेबल हैं, प्लस हमारे पास कितनी फैकल्टी है। इस तरीके के कार्यक्रम भले ही हम उसे ऑनलाइन चला रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत चाहिए। साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो मैथ्स, साइंस है, उन पे ऐसा गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है कि कहीं वो चीनी भाषा पढ़ रहे हो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म ना करें। तो मेरा ये मानना है कि हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए,
हमें इसके आने वाले टाइम में फ़ंड और हमें टीचर्स भी ज़्यादा चाहिए। पर हमारी कोशिश है कि ये कार्यक्रम सिर्फ पौड़ी गढ़वाल तक सीमित ना होकर पूरे प्रदेश में चले और सभी सरकारी स्कूलों में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से रहा हूँ, तो हमारे जितने विद्यार्थी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। और चीनी भाषा की एम्प्लॉयबिलिटी देखते हुए मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के सभी विद्यार्थियों को चीनी भाषा पढ़ के रोजगार की संभावनाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दून यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर मधुरेंद्र झा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मैंड्रिन जो है भाषा आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं, किस तरह से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप इसको देख रहे हैं, और आने वाले समय में किस तरह से दोनों कंट्रीज़ में जो गैप है उसको फिल करने का काम। जी, आपने बढ़िया सवाल पूछा। अभी मैं हमारे कलीग शैंकी सर का भी इंटरव्यू सुन रहा था, तो आपने जो गैप शब्द यूज़ किया, तो हम एकेडमिक सर्कल में इंडिया और चाइना के बीच में जो गैप है, हम इसको एक्चुअली हिमालयन गैप बोलते हैं। तो वो गैप इतना बड़ा है, हम सांस्कृतिक समझ एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर क्या करता है कि भाषा के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, राजनीति सब पढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि हम सब मिलजुल कर चीन के बारे में और भारत चीन के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तो वो हमारा एफ़र्ट होता है। अब उस एफ़र्ट में हम कितने सक्सेसफुल होते हैं वो इससे भी पता चलता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप लेके चाइना भी जाते हैं, ताइवान भी जाते हैं, और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है तो उन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो या प्राइवेट कंसर्न्स हो, सब जगह उन्हें प्लेसमेंट भी मिलती है। और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं सब के सब हाईली ट्रेंड फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो हम एक छोटे से सेंटर से एफ़र्ट पूरी कर रहे हैं कि भारत चीन संबंधों में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएँ। लिटरली एक्सचेंज की अगर हम बात करें, चाहे वो सिनेमा हो या लिटरेचर हो, उसमें किस तरह से आप बच्चों को सिखा रहे हैं? जी, इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो जब आपने एक्सचेंज की बात की, तो हम कोशिश करते हैं कि चीन का जो साहित्य है वो यहाँ पे जो हमारे विद्यार्थी हैं, चूँकि वो चीनी भाषा ही पढ़ रहे हैं, तो वो सीधे चीनी में ही चीन का साहित्य पढ़ें, चीनी सिनेमा देखें और चीनी न्यूज़ देखें, और इन सब से वो समझ पाए कि चीन में वास्तविक रूप में क्या हो रहा है। क्योंकि हमारी मीडिया, और आप चूँकि मीडिया से हैं तो बुरा मत मानिएगा, मीडिया जो पूरी तरह से चीन के बारे में नहीं हमारे दर्शकों को बताती है। एक राजनीतिक पहलू है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ चीन का और भारत का एक साझा इतिहास है जो कि करीब 2000 वर्षों का है। तो हम कोशिश करते हैं, अगर आप वो भी देखेंगे, कल्चरल ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया टू चाइना, तो इंडिया चाइना के बीच में सारे संबंधों को हम लिटरेचर और सिनेमा के थ्रू भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भारत सरकार एक अहम भूमिका निभा सकती है, और मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसको रखें बाइट में। जैसे कि 2014 में भारत और चीन ने एक साझा अनुवाद कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें भारत को चीन के 25 साहित्यों का अनुवाद करना था हिंदी में, और चीन को भारत के 25 साहित्य का अनुवाद करना था चीनी में। चीन ने वो कर लिया है, हम लोगों ने 5 किया, और उसके बाद गालवान भी बीच में हुआ, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गया है। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि वो प्रोजेक्ट रिवाइव हो, ताकि हम भी 5 का 25 कर पाए। अब क्योंकि कैलाश मानसरोवर के लिए भी बातचीत हो रही है और बाकी ट्रेड के लिए भी बात हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बात भी सरकार तक पहुंचे। इसका जो अभी नियर फ्यूचर है, और जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उत्तराखंड एक एडवर्स जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर जो लोकल इश्यूज़ हैं, अभी लोग जो हैं उनसे लड़ रहे हैं। इस बीच मैंडरिन आ जाता है, और उसको कैसे देखते हैं कि कैसे एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कहीं पर भी रहें, रोज़गार ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये एक रोज़गार परक सब्जेक्ट है। तो हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो अगर इसको ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो उनकी रोज़गार की जो ज़रूरतें हैं वो तो ज़रूर पूरी होंगी। और चीनी में ही कहावत है कि जो रेगुलर चीज़ें होती हैं उनकी परवाह नहीं है, लेकिन जो आकस्मिक कभी हो जाए उसकी चिंता होनी चाहिए। तो अगर कभी कुछ ऐसी दुर्घटना भारत और चीन के बीच में हो जाती है, और उत्तराखंड चूँकि बॉर्डर स्टेट है, तो
चीनी की जानकारी, बेसिक जानकारी उस समय भी काफ़ी काम आएगी। तो एक तो ये रोज़गार परक सब्जेक्ट है और दूसरा सामरिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लोगों में इसकी एक्सेसिबिलिटी है क्योंकि हमारे 50% से ज़्यादा विद्यार्थी उत्तराखंड के हैं। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा रहा है कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो कि भविष्य में मेरे काम आएगी। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों के सामने पे बोलने में हिचक सी होती थी, मगर वो मेरा जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्ट हुआ है इस चीज़ को करके, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और जो चीज़ें मैंने जानी है और समझी है, यह मेरे भविष्य में ज़रूर काम आएगी। कितनी टफ है ये लैंग्वेज? लैंग्वेज तो बहुत टफ है सर। इसका लिखने में, बोलने में और सुनने में काफ़ी अलग वो आ जाता है, तो इसमें कठिन मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कठिन है, अगर हम कठिन मेहनत करेंगे तो वो आसान हो जाती है। 我叫闹शेर खान，我的中文名字是万人。现在我是读大学中文系3年级的学生。今天我在这里想和你教中文的经验，所以我想告诉你，这是一个非常好的经验。当学生们教中文的时候，我也学到了很多新东西。学生们也对学中文有兴趣，非常有兴趣，所以这是一个非常好的经验。तो मेरा नाम नौशेर खान है और मैं दून यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ लैंग्वेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उत्तराखंड के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो कि 11th ग्रेड के हैं उन्हें चाइनीज़ पढ़ाना था। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बीइंग इन थर्ड ईयर एट जस्ट इनिशियल स्टेज आई गॉट सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू टीच देम चाइनीज़ एंड ग्रो माई एक्सपीरियंस इन टीचिंग चाइनीज़ लैंग्वेज। और बच्चों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि ये पहली बार था जबकि उन्हें कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जा रही थी अपार्ट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश। तो आपने क्यों चुना मैंडेरिन को सीखने के लिए? ओके मैंने इसलिए चुना कि जैसे कि और भी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज जो इंडिया की सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, उसमें यूरोपियन है और एशियन लैंग्वेज है। तो मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज इसलिए चुना कि ये सबसे डिफरेंट है और ये बहुत ज़्यादा टफ है। ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। इट्स नॉट लाइक यूरोपियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज विच हैज़ 26 अल्फ़ाबेट विच वी हैव बीन लर्निंग सिंस अवर चाइल्डहुड। सो दोज आर ऑल ईजी लैंग्वेज, देयरफॉर आई चूज़ दिस लाइक। इसमें मैंडेरिन में आपको क्या यूनिक लगता है कि जैसे इंग्लिश में आप प्रोनाउंस करते हैं अलग तरीके से और लिखने का तरीका अलग होता है, जैसे हिंदी में आप प्रोनाउंस करते हैं और लिखने का तरीका होता है, जी। मैंडेरिन कैसा होता है? मैंड्रीन जैसे मैंने बोला कि ये टोटली डिफरेंट है, इसमें लिखने में और बोलने में टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि ये एक पिक्टोग्राफिकल लैंग्वेज है। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं ना कि अल्फ़ाबेट। तो इसमें लिखना भी बहुत टफ है और बोलना भी, क्योंकि ये टोन्स होते हैं, इसमें 4 टोन्स। सो कोई भी सेंटेंस या वर्ड जब हमें चाइनीज़ में बोलना है तो वो टोन्स के साथ बोलना होगा, और टोन्स अगर थोड़ी भी इधर उधर होगी तो वो उसके मतलब पूरे चेंज हो जाएंगे। सो आपका क्या नाम है और किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा? 你好，我叫光飞，我是杜恩大学中文系3年级的学生。我正在教保利गढ़वाल वाल学校的学生中文，谢谢。मेरा नाम शिखा कौनियाल है। मैं दून यूनिवर्सिटी की चाइनीज़ डिपार्टमेंट की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी हमारे यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम चला रही है जिसके अंदर हम पौड़ी गढ़वाल के स्टूडेंट्स को चाइनीज़ पढ़ा रहे हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस था मैंडेरिन सीखना? आपने पहले क्यों चुना इसको, और जब दूसरों को अपने बच्चों को पढ़ाया तो वो एक्सपीरियंस? तो मैंने चाइनीज़ इसलिए चुनी थी क्योंकि हम देखें तो हर यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में जर्मन, स्पेनिश, ये हर जगह बहुत कॉमन है, सब लोग पढ़ाते हैं। बट चाइनीज़ मैंने एक चैलेंज की तरह ली कि इतनी टफ़ लैंग्वेज है, ठीक है, और इसकी उत्तराखंड में ही देख ले तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, तो बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटी थी। तो मैंने ये एक इंटरेस्ट के उससे भी लिया और अपने लिए एक चैलेंज भी लिया। और जैसे कि अब हम अब स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत यूनिक सा एक न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी स्कूल टाइम तक इतना कोई आइडिया नहीं था कि चाइनीज़ लैंग्वेज में भी हम कोई एक कोर्स होता है, ठीक है, पूरा हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने उन बच्चों से बात करा, तो उन्हें भी काफ़ी ये नया लगा कि हम चाइनीज़ लैंग्वेज में भी पूरा अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर
जनरली हम उनसे पूछे तो सबको यही याद होता है कि ठीक है बायो लिए तो हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है आर्मी में जाना है, बट किसी को ये नहीं पता था कि चाइनीज़ पढ़ने के बाद भी एक करियर हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जब मैं वहाँ गई थी उन्हें पढ़ाने तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया क्योंकि उनके लिए बहुत ये न्यू चीज़ है, पर उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया इस चीज़ में। लगभग 2 साल पहले चाइनीज़ लैंग्वेज का एक कोर्स स्टार्ट किया गया था डाइट के सहयोग से, और इसमें दून विश्वविद्यालय का भी पूरा एक्टिव सपोर्ट रहा है। और इसमें इनिशियल ईयर में 10 स्कूल के लगभग 100 बच्चों को सिखाना शुरू किया गया था चाइनीज़ या मैंडारिन, और उसके बाद में सेकेंड ईयर में 373 का नंबर है और लगभग 11 टीचर्स को भी सिखाया जा रहा है। और जैसा दून यूनिवर्सिटी से इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ में एक 1 डे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो रखा गया था, उसमें ये भी सामने आया कि उनके द्वारा कुछ बच्चों को ताइवान फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजे जाने की संभावनाओं को भी देखा जा रहा है। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है, और कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ इकोनॉमी जितना तेज़ी से ग्रो कर रही है और एम्प्लॉयबिलिटी के जो चांसेस बन रहे हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज का या ये इनोवेटिव आइडिया काम करेगा। मैंडरिन जो है और कल्चरल एक्सचेंज या फिर लिटरेली एक्सचेंज की अगर हम बात करें, यानी कि जो लिटरेचर या फिर सिनेमा के माध्यम से जो कल्चर और कॉन्वर्सेशंस एक्सचेंज होगी, उससे कैसे जो दोनों देशों के बीच में जो गैप है वो फिल हो पाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।